जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो हम लोग का बायोलॉजी है, चैप्टर 6 आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। जो यहाँ चैप्टर 6 है, यह वीडियो पार्ट 1 है। वीडियो पार्ट 2 हम जो है अगले वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो चैप्टर 6 का हमारा नाम क्या है। तो चैप्टर 6 का नाम यहाँ हम लोग का है वंशागति का आणविक आधार, यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह क्या होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशागति का आणविक आधार। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो देखिए, जब क्रोमोसोम कोशिका का एक महत्वपूर्ण घटक है, देखिए क्रोमोसोम कोशिका का एक महत्वपूर्ण घटक है। जो हम लोग का क्रोमोसोम होता है वो कोशिका का एक महत्वपूर्ण घटक है। जो हम लोग का क्रोमोसोम होता है कोशिका का एक महत्वपूर्ण घटक है। आगे देखिए, जो पैतृक गुणों के संचरण के लिए उत्तरदायी है। जो क्रोमोसोम हम लोग का होता है वह पैतृक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। पैतृक गुणों के लिए जो पैतृक गुण हमारा होता है उसके संचरण के लिए उत्तरदायी होता है वह क्रोमोसोम है, जिनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। जो क्रोमोसोम होता है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। साधारणतः यह डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। जो यह साधारणतः बना होता है वह डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। जो क्रोमोसोम होता है हम लोग का बना होता है, वह क्रोमोसोम हम लोग का जो होता है वह साधारणतः, देखिए यहाँ जो हम लोग का जो यहाँ क्रोमोसोम होता है वह बना होता है प्रोटीन यानी हिस्टोन। इसका नाम हिस्टोन भी दूसरा है, प्रोटीन या हिस्टोन, जिस और डीएनए का जो मिश्रण से बना होता है। जो हम लोग का क्रोमोसोम बना होता है प्रोटीन और डीएनए के मिश्रण से बना होता है। प्रोटीन का दूसरा नाम हिस्टोन है। आप लोग इसे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे नहीं भूलिएगा। यह जो प्रोटीन और हिस्टोन पूछा जाता है, प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, जो प्रोटीन और हिस्टोन का बना होता है, जो क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम होता है डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, डीएनए प्रतिलिपिकरण के द्वारा ही अपने ही जैसी अणु के संश्लेषण की क्षमता होती है। जो डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है उसके द्वारा ही अपने जैसी अणु के संश्लेषण की क्षमता होती है। क्योंकि ये कोशिकाएं न्यूक्लियस, जो यह कोशिका होता है, वह न्यूक्लियस का जो भीतर पाया जाता है। जो यह कोशिका होता है न्यूक्लियस के भीतर पाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग क्या, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसलिए हम लोग इसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जो देखिए यहाँ आगे, जो डीएनए प्रतिलिपिकरण के द्वारा ही जैसी अणु बनाती है। जो डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है उसके जैसा ही अपनी एक जैसी अणु संश्लेषण की क्षमता होती है डीएनए के जो होता है। इसलिए डीएनए के कारण, चूँकि ये कोशिका के न्यूक्लियस के भीतर होता है, जो डीएनए का संश्लेषण होता है वो कोशिका के न्यूक्लियस के भीतर होता है, इसलिए हम लोग इसे क्या, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आप लोग समझ गए कि जो वंशागति का आणविक आधार है उसका जो वो क्या होता है, इसे हम लोग तो पूरा समझ गए। चलिए अब देखिए हम लोग का जो अगला टॉपिक है, हम लोग उस अगले टॉपिक को चलिए जानते हैं। तो देखिए हम लोग का जो अगला टॉपिक है वह है हम लोग का अगला टॉपिक डीएनए आनुवांशिक पदार्थ। तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है हम लोग जानते हैं। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। जो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसमें दो शब्द आता है, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, TRANSDUCTION। जो हम लोग का यहाँ ट्रांसलेशन और ट्रांसडक्शन, यह सब जो है
वर्ड है, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है ट्रांसडक्शन। तो यह जो दो वर्ड है हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो चलिए देखते हैं। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ जो ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन जैसे प्रयोगों से ही सिद्ध हो गया है कि डीएनए ही आनुवंशिक गुण एवं लक्षणों का भंडार है। जो डीएनए का आनुवंशिक जो गुण होता है उसके लक्षणों का भंडार है कौन? तो यह जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन है, जो डीएनए का आनुवंशिक लक्षणों का भंडार है। डीएनए ही पैतृक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। जो डीएनए होता है, जो हम लोग का जो डीएनए होता है, डीएनए के कारण ही हम लोग का जो पैतृक लक्षण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। यहाँ जो डीएनए है उसके जो पैतृक गुण होता है वह डीएनए के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक जो पदार्थ होता है, आनुवंशिक भंडार जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, उसकी जो डीएनए की पैतृक गुण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। डीएनए का खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था। हाँ, यह ऑब्जेक्टिव के लिए एक क्वेश्चन बन रहा है, ऑब्जेक्टिव के लिए जो पूछा जाएगा आप लोगों से कि डीएनए का खोज कौन किया। तो डीएनए का खोज कौन किया है? वाटसन्स एंड क्रिक। जो वाटसन्स एंड क्रिक है, दो वैज्ञानिक ने मिलकर डीएनए का जो खोज किया। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि डीएनए का खोज किसने किया, तो वाटसन्स एंड क्रिक ने डीएनए का खोज किया था। चलिए दोस्तों, यह टॉपिक आप लोग को आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है जीवाणुओं में स्थानांतरण। तो जीवाणुओं में स्थानांतरण यानी बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, चलिए हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन यानी जीवाणुओं में स्थानांतरण क्या होता है। तो चलिए हम लोग का यह टॉपिक देखते हैं क्या है। फ्रेडरिक मेसर। फ्रेडरिक मेसर एक वैज्ञानिक का नाम है। जो यहाँ देखिए, फ्रेडरिक मेसर एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने 1869 में, जिन्होंने क्या 1869 में मवाद की कोशिकाओं के न्यूक्लियस से पृथक्करण किया। जो फ्रेडरिक मेसर थे, फ्रेडरिक हो गया मेसर, फ्रेडरिक मेसर देखिए, यहाँ हो गया फ्रेडरिक मेसर। तो जो फ्रेडरिक मेसर थे 1869 में मवाद की कोशिकाओं की, जो मवाद की कोशिका होती है उसके न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है मवाद की कोशिकाओं के न्यूक्लियस जो होता है उसका जो पृथक्करण किया। फ्रेडरिक मेसर ने 1869 ईस्वी में मवाद के कोशिकाओं की न्यूक्लियस से पृथक्करण किया। मेसर ने डीएनए का नाम न्यूक्लिन रखा। जो मेसर वैज्ञानिक थे उन्होंने जो डीएनए का दूसरा नाम क्या रखा, उन्होंने डीएनए का दूसरा नाम रखा न्यूक्लिन। न्यूक्लिन रखा दूसरा नाम। डीएनए का दूसरा नाम न्यूक्लिन रखा। डीएनए का दूसरा नाम न्यूक्लिन कौन रखा? फ्रेडरिक मेसर। कितने ईस्वी में? 1869 ईस्वी में। यह सब ऑब्जेक्टिव के लिए बन रहा है, आप लोग ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते चलिएगा। चलिए आगे देखिए, हम लोग आगे देखते हैं। उन्होंने जो फ्रेडरिक मेसर से उन्होंने 1869 ईस्वी में मवाद की कोशिकाओं के न्यूक्लियस से पृथक्करण किया, एक टॉपिक बना। दूसरा है मेसर ने डीएनए का जो नाम न्यूक्लिन रखा, दूसरा नाम जो डीएनए का नाम रखा गया न्यूक्लिन रखा गया, वह फ्रेडरिक मेसर ही नाम रखे थे। चलिए आगे देखिए। ग्रिफिथ ने 1928 ईस्वी में
देखिए दूसरा वैज्ञानिक का नाम है ग्रिफिथ। दूसरा वैज्ञानिक का नाम है ग्रिफिथ। तो ग्रिफिथ ने 1928 ईस्वी में, जो ग्रिफिथ थे वैज्ञानिक थे, 1928 ईस्वी में एक जीवाणु स्ट्रेप्टोकस, जो एक जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकस, जो जीवाणु है वह है स्ट्रेप्टोकोकस, जो जीवाणु है वह है स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर अपना प्रयोग किए थे। जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी थे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो जीवाणु थे उस पर अपना प्रयोग किए थे। जो स्तनधारियों में न्यूमोनिया, आप लोग न्यूमोनिया जो बीमारी होता है उसका नाम आप लोग सुने होंगे, जो न्यूमोनिया आप लोग बीमारी का नाम सुने होंगे। न्यूमोनिया रोग पैदा करते हैं। जो यह जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो इस पर अपना प्रयोग करके स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग का पैदा करता है। आगे देखिए, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिशन यानी स्थानांतरण करता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह जो बीमारी होता है न्यूमोनिया फैलता है। न्यूमोनिया होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह बीमारी है न्यूमोनिया, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो आशा करते हैं यह भी टॉपिक आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा, जीवाणुओं में स्थानांतरण यानी बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा जो दूसरा टॉपिक क्या है। तो हम लोग का जो आगे का जो टॉपिक है जीवाणुओं का प्रक्रमण है। हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है जीवाणुओं का प्रक्रमण, यानी इसका इंग्लिश होगा ट्रांसडक्शन बैक्टीरिया। जो इसका इंग्लिश है ट्रांसडक्शन बैक्टीरिया। तो हम लोग जानते हैं कि जीवाणुओं का प्रक्रमण यानी ट्रांसडक्शन बैक्टीरिया क्या होता है। तो देखिए, वे विषाणु यानी वायरस, विषाणु को वायरस कहा जाता है। वे विषाणु जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, वे वायरस जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है वह जीवाणु भोजी कहलाता है। जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है उसे हम लोग क्या जीवाणु भोजी कहते हैं। बैक्टीरियोफेज, जो जीवाणु को जो बैक्टीरिया जो वायरस बैक्टीरिया को यानी जीवाणु को नष्ट कर देता है उसे हम लोग क्या जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज कहते हैं। हम लोग उसे बैक्टीरियोफेज हम लोग उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जो विषाणु जीवाणुओं को नष्ट कर देता है उसे हम लोग जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज कहते हैं। 1952 में एडी हेनरी, 1952 में एक वैज्ञानिक का नाम है एडी हेनरी। 1952 में एडी हेनरी, जो एडी हेनरीज वैज्ञानिक का नाम है, जो एडी हेनरीज वैज्ञानिक थे, एवं एमजे केस जो दूसरा वैज्ञानिक थे, एमजे केस जो दूसरा वैज्ञानिक थे एमजे केस ने अपने प्रयोग में दर्शाया कि जीवाणु भोजी का डीएनए ही परपोषी कोशिकाओं में प्रविष्ट करता है। जो 1952 ईस्वी में एडी हेनरीज एवं एमजे केस ने अपने प्रयोग में दर्शाया कि जीवाणु भोजी का डीएनए ही परपोषी कोशिकाओं में प्रविष्ट करता है एवं आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। जो यहाँ एडी हेनरीज एवं एमजे केस ने
अपने प्रयोग में दर्शाया कि जीवाणु भोजी का जो डीएनए होता है वह परपोषी कोशिकाओं में प्रविष्ट करता है एवं आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। समझ गए इस टॉपिक को आप लोग। देखिए जीवाणुओं का जो परकर्मन टॉपिक है इसको एक बार और हम बता देते हैं। वे विषाणु यानी वायरस जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है उसे हम लोग जीवाणु कहते हैं यानी बैक्टीरियोफेज कहते हैं। 1952 में जो 1952 ईस्वी में एडी हेनरीज एवं एमजे केस ने अपने प्रयोग में दर्शाया कि जीवाणु भोजी का डीएनए ही परपोषी कोशिकाओं में प्रविष्ट करता है एवं आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग इस टॉपिक को पूरी अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग का आगे जो देखिए यहाँ यहाँ हम लोग का है टॉपिक क्रोमोसोम का जो बंटवारा हुआ है उसे हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग देखने चलते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा और एथी कर लेते हैं लंबा। देखिए यहाँ जो क्रोमोसोम है वह पहले 2 भागों में बटा हुआ है। एक है न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है प्रोटीन या हिस्टोन। क्रोमोसोम 2 भागों में बटा हुआ है, एक है न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है हम लोग का प्रोटीन या हिस्टोन। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और हिस्टोन। चलिए आप लोग इससे देख लिए होंगे। चलिए आगे देखिए यहाँ प्रोटीन और हिस्टोन हो गया। क्रोमोसोम दो भागों में वर्गीकृत है, एक में है न्यूक्लिक एसिड और दूसरा में है प्रोटीन। चलिए आगे देखिए यहाँ दूसरे न्यूक्लिक एसिड भी 2 प्रकार के हैं। यहाँ एक में डीएनए और दूसरा में आरएनए। अब देखिए यहाँ है डीएनए भी। अब देखिए यहाँ डीएनए 3 प्रकार के हो गया, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। और आरएनए में देखिए यहाँ 2 बिंदुओं को छोड़कर जो डीएनए की तरह कार्य करता है। जो 2 बिंदु है यहाँ शुगर, फॉस्फेट, जो नाइट्रोजनस बेस है, इसे छोड़कर यह जो है पूरा एकदम डीएनए के ही तरह कार्य करता है। आगे देखिए यहाँ शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया, फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड हो गया, नाइट्रोजनस बेस। आगे देखिए हम लोग आगे इसको लेकर चलते हैं। नाइट्रोजनस बेस देखिए यहाँ नाइट्रोजनस बेस भी दो वर्गों में यहाँ वर्गीकृत हो गया। एक में प्यूरिन, दूसरा में पाइरिमिडीन। एक में प्यूरिन और दूसरा में पाइरिमिडीन। अब आगे देखिए आगे हम लोग का है प्यूरिन भी 2 प्रकार के, एडेनिन और गुआनिन, और दूसरा है पाइरिमिडीन, थाइमिन और साइटोसिन। बायोलॉजी में जो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे AGCT या AGTC। यह 2 वर्ड का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, यानी एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो हम लोग यह जो 4 वर्ड है इससे हम लोग पूरे इस जो चैप्टर में हम लोग इसका बात करेंगे। आज का जो हम लोग का यह वीडियो समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। देखिए फिर से यहाँ देख लीजिए एक बार और, इस जो क्रोमोसोम का जो पार्ट है उसे देख लीजिए। यहाँ क्रोमोसोम का जो पार्ट है इसे आप लोग देखिए। पहले इसे थोड़ा और बड़ा करते हैं। चलिए देखिए यहाँ क्रोमोसोम है। यहाँ क्रोमोसोम 2 भागों में वर्गीकृत है, एक में न्यूक्लिक एसिड, दूसरा में है प्रोटीन या हिस्टोन। जो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन मिलकर के बना हुआ है क्रोमोसोम, ठीक है। आगे देखिए अब न्यूक्लिक एसिड यहाँ है 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए। जो न्यूक्लिक एसिड है वह 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए। अब देखिए यहाँ डीएनए हो गया है यहाँ पर 3 प्रकार के, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। उसके बाद शुगर यहाँ है
जो डीऑक्सीराइबोज है, डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया है, और यहाँ फॉस्फेट है जो फॉस्फोरिक एसिड बन गया है, और नाइट्रोजनस बेस से आगे जा कर के हो गया है जो 3 भागों में वर्गीकृत है। देखिए नाइट्रोजनस बेस है 2 भागों में वर्गीकृत, प्यूरिन और पायरिमिडिन, ठीक है। और आगे देखिए, आगे है यहाँ प्यूरिन 2 भागों में, एडिनिन और गुआनिन, यानी एजी। एजी और ओजी आप लोग तो समझते होंगे, जो पत्नी यूज करते हैं अपनी पति के लिए। एजी ओजी, एजी का मतलब ए गधा, ओजी का मतलब ओ गधा। इसे तो आप लोग भूल भी नहीं कीजिएगा। जो प्यूरिन होता है वह एडिनिन और गुआनिन में वर्गीकृत होता है, और पायरिमिडिन, थाइमिन और साइटोसिन में वर्गीकृत होता है। एजीटीसी, यह जो 4 वर्ड है, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, यह आता रहेगा हम लोग को इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आता रहेगा हर एक बार। चलिए इधर देखिए, अब जो हम लोग का आरएनए है 2 बिंदुओं को छोड़कर डीएनए की तरह कार्य करता है। तो देखिए वह 2 बिंदु कौन कौन है, देखिए यहाँ एक में तो यहाँ शुगर की जगह राइबोस होगा। देखिए यहाँ जहाँ शुगर यहाँ है, शुगर यहाँ शुगर है तो यहाँ शुगर की जगह राइबोस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में देखिए जहाँ थाइमिन बेस की जगह यूरेसिल होगा, जहाँ यहाँ थाइमिन है उसके जगह यूरेसिल होगा। और 2 बिंदु यहाँ जो कि है यह फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस छोड़ा गया है, और डीऑक्सीराइबोज, और यहाँ हम लोग इसको देखते हैं क्या है। जो 2 बिंदु था उसको हम लोग छोड़ दिए हैं। 2 बिंदु कौन कौन सा था, फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड, और डीऑक्सीराइबोज शुगर, और नाइट्रोजनस बेस की तरह कार्य करता है 2 बिंदु को मात्र छोड़ करके, ठीक है। आगे हम लोग का जो यह टॉपिक था वह हम लोग का समाप्त हो गया, और यह वीडियो हम लोग का भी समाप्त हो गया। हम अगला वीडियो जो है दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे, दूसरे वीडियो के पार्ट में। यह वीडियो पार्ट है 1, यह वीडियो पार्ट 1 है। वीडियो पार्ट 2 में हम लोग आकर के देखेंगे, जो हम लोग का वीडियो पार्ट 2 होगा उसमें देखेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर। तो डीएनए और आरएनए में अंतर जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो को, और इस वीडियो को भी पूरा देखिए। तो चलिए आज का हमारा जो वीडियो समाप्त हुआ।